किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं उर्वशी नाइक आज आपके सामने कोंकणी कथाकार प्रकाश पर्येकर जी की महाबली कथा पढ़ने वाली हूँ। इसका अनुवाद डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जी ने किया है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे गाँव वासियों को होली मनाने की बड़ी उत्सुकता है। इसके बारे में 8 दिन पूर्व मंदिर बनाने के निमित्त हुई बैठक में यह कहा गया था कि इस बार शिग्मोत्सव में प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को आना ही है, न आने पर उसे दंडित किया जाएगा। शिग्मो गोवा का त्योहार है। शिग्मो कहने मात्र से ही गांव वालों के मन में खुशी की फुरफुरी दौड़ जाती है। वे मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अगर जिंदा रहे तो अगले वर्ष शिग्मोत्सव में खूब नाचने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वे इतना नाचते हैं कि वहाँ की मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगती है। पूनम के दिन होली, दूसरे दिन चौरोत्सव शिग्मोत्सव के दूसरे दिन और कई गाँव में 7वें दिन मनाया जाता है। तीसरे दिन देवी की पालकी, चौथे दिन, 5वें दिन करुल्यो, छठे दिन घोड़े मुड़नी और 7वें दिन देवताओं को स्नान। इस तरह से 7 दिन का शिग्मोत्सव समाप्त होता है। 2 वर्ष पूर्व गांव के सभी लोग मिलकर नाटक मंडली के साथ साथ 4-5 गांव में जाकर घर घर में नाटक खेलते थे। उसी वर्ष नाटक के आयोजन को लेकर एक छोटी सी बात पर आपस में झगड़ा हो गया था और तभी से यह योजना समाप्त हो गई। अब तो गांव का कोई एक शराबी या बच्चों का समूह मुखौटे लगाकर घर घर जाकर पैसा मांगते हैं। बस पिछले वर्ष कुछ लोग ही होली खेलने के लिए बाहर निकले थे। इस वर्ष शिग्मो के आयोजन हेतु बैठक करने से अच्छा हुआ, क्योंकि इसी बहाने नाम के वास्ते ही सही प्रत्येक घर से कम एक एक व्यक्ति तो आएगा। गाँव भी तो छोटा नहीं, लगभग 100 घर तो होंगे ही। किसने बैठक बुलाकर आ बैल मुझे मार की मुसीबत खड़ी कर दी। कानग्या गांवकार ने बच्चों के छोटे छोटे समूह को देखकर अपने समीप बैठे उस्प्या को इशारा करते हुए कहा, इस वर्ष होली का पेड़ कहीं देखा है? उस्प्या ने बीड़ी को जोर से सुड़कते हुए पूछताछ की। क्या होली खेलने के लिए आता है आपो? इस आम के पेड़ को जमीन पर गिराएंगे। बाहों में न समाने वाले आम के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए समूह के एक लड़के ने उस्प्या का मजाक उड़ाया और सभी खो खो करके हंसने लगे। कानग्या गांवकार के बगीचे का कोकम का पेड़ इस वर्ष की होली के लिए अच्छा है, एक ने अपना मत व्यक्त किया। उसे छोड़कर किसी दूसरे को काटो, अन्यथा वह काली कलूटी औरत गालियों की बौछार करेगी। ईश्वर करे उसकी जीभ गलगल कर गिर जाए। एक जोर की आवाज करके सबको बुलाओ, उत्तम ने गणपत से कहा। उत्तम गाँव के मुखिया का बेटा है। बाप के बीमार होने के कारण गांव की संपूर्ण जिम्मेदारी उस पे कंधों पे आ पड़ी है। गणपत ने आवाज दी। जंगल काटने वाली पुकार पहाड़ों को पार करती हुई संपूर्ण जंगल में फैल गई। जंगल का अंग प्रत्यंग कांप उठा। पुकार व्यर्थ नहीं गई। जो नवयुवक एवं बच्चे आना चाहते थे सभी इकट्ठे हो गए। किसी ने पेड़ देखा है तो पहले आपस में पूछताछ कर लो। उस्प्या ने वहाँ इकट्ठा हुए लोगों से कहा, मेरे साथ आओ, बहुत सारे पेड़ हैं। गणपत ने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर आगे बढ़ते हुए कहा, किधर चलना है? क्या शाम होने तक हम होली ही खोजते रहेंगे? उत्तम को क्रोध आया। अरे यह तो सच है, पिछले वर्ष होली ढूंढते ढूंढते ऊंचे पहाड़ पर पहुँच गए थे। होली मिली किंतु बहुत बड़ी थी और उसे उठाकर लाते समय बहुत कष्ट हुआ था। इस बार मत डरो, होली उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। गायों का समूह जिस प्रकार घास चरते चरते पहाड़ों पर चढ़ता है, उसी प्रकार नवयुवकों के 4 समूह विभिन्न दिशाओं की ओर चल पड़ी। चलने के पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि होली मिलने पर जोर की आवाज देकर एक दूसरे को सूचित करना है। नवयुवकों के शोरगुल के कारण इधर उधर वृक्षों पर बैठे पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ते हुए चला गया। कोयल की कूक बंद हो गई। होली काटने के लिए हाथ उतावले हो रहे थे। कोयता से छोटी छोटी झाड़ियों को साफ कर रास्ता बनाते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। तालाब और झरने के ऊपर की पहाड़ियों को छान मारा, लेकिन होली के अनुकूल एक भी पेड़ नहीं मिला। सभी लोग निराश एवं हताश हो गए। अरे सब लोग इधर आओ, नीचे की गली से किसी ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज सुनकर लोग नुकीले घासों की परवाह न करते हुए उसी प्रकार दौड़े जैसे जंगल में जानवर के शिकार होने पर अन्य शिकारी भागकर उसे देखने के लिए आते हैं। गणपत को घेर कर सभी लोग चारों तरफ देखने लगे, लेकिन होली के अनुकूल वहाँ एक भी पेड़ दिखाई नहीं दिया। तुम लोग बंदर की भांति इधर उधर क्या देख रहे हो?
सुपारी की पेड़ की तरह झूमते हुए इस छोटे से आम के पेड़ को देखो। गणपत ने बारकेलों के बगीचे में लगे आम के पेड़ की तरफ इशारा किया। किसी ने ठीक ही कहा है कि कमर पर मटका, गांव पर भटका। आम के पेड़ का तना नीचे से ऊपर तक एक समान था। आम का पेड़ अच्छा है, घर की धरन के लिए भी अच्छा होगा। पांडलों ने ललचाई नजरों से संपूर्ण पेड़ को देखा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वह लकड़ी चुरा कर उसका व्यापार कर रहा था। तुमको घर की धरन के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा जंगल काटने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। गणपत ने पांडलों पर व्यंग्य किया। होली की पूजा जल्दी करो, झगड़ा बाद में करना। दिन डूबने के पहले होली का पेड़ इधर से ले जाना है। बारकेलों की बड़ी लड़की शेवतू पास के तालाब से घड़ा भरकर घर में गई। अरे, यह कैसा शोरगुल हो रहा है। वह जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शेवतू, हम तुम्हारे आम के पेड़ को होली के लिए काट रहे हैं। काम पर से आने के बाद अपने बाप को बता देना। उत्तम, क्या देखते हो? आम के पेड़ की जल्दी पूजा करो। पूजा कैसे करूं? ऊपर देखो, आम के पेड़ में बौर आकर उसमें टिकोरे लग गए हैं। इसे होली के लिए नहीं काटते हैं। होली के लिए पेड़ काटना है कि नहीं? पुरानी बातों के पीछे क्या रखा है? मन के अनुसार पेड़ न मिलने पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें होली नहीं मनानी है? गणपत ने अपना मत व्यक्त किया। हाँ, यह तो सच है। सभी लोगों ने उसके सुर में सुर मिलाया। उत्तम को भी ठीक लगा। उत्तम ने चंदन फूल डालकर आम के पेड़ की पूजा की। तिलग्या महार ने ढोलक बजाई। हह हह की आवाज़ से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो गया। मुखिया का बेटा होने के नाते उत्तम को पहला वार करने का हक है। जो ही उसने पहला वार किया कि आम का पेड़ काँप उठा। तिनके तिनके जोड़कर घोंसला बनाने वाले कौवे काँव काँव करते हुए उड़कर कटहल के पेड़ पर बैठ गए। गणपत ने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटना शुरू किया। बच्चों की नज़र टिकोरों पर जमी रही। आम का पेड़ कब गिरेगा, इसकी सभी लोग आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, अभी दूसरी तरफ से काटो, नहीं तो यह घर पर गिरेगा। घर पर गिरता है तो कोई बात नहीं। पेड़ को किस तरफ से काटना है और वह किधर गिरेगा, इसकी बराबर जानकारी पांडल्या को है। दीदी, उनसे कहो कि हमारे आम के पेड़ को मत काटे। विठू अपनी बहन से बार बार कह रहा था, लेकिन शेवतू को पूछने का साहस नहीं हुआ। इस समय माँ को आना चाहिए, शेवतू मन ही मन सोच रही थी। खाली घड़ा उसके हाथ में था और कुल्हाड़ी के एक एक घाव उसके हृदय पर पड़ रहे थे, लेकिन वह चुपचाप खूंटे के भांति जड़वत वही खड़ी रही। कुछ समय के पश्चात आम का पेड़ उसकी नज़रों के सामने ही कर कराहट की आवाज़ करते हुए धम्म से ज़मीन पर गिर पड़ा। धूल उड़ी, कुछ टिकोरे बिथरा कर और शेष बरामदे में चारों तरफ फैल गए। सभी लोग टिकोरों पर टूट पड़े। विठू भी टिकोरे उठाने जा ही रहा था कि शेवतू ने उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शेवतू का ध्यान टिकोरों पर नहीं बल्कि मोगरे के झाड़ पर था। आधे घंटे पहले उसने मोगरों में घड़े भर पानी डाला था। इन दिनों उस पर कहीं कहीं कलियां लगी थी। मोगरा आम के पेड़ के नीचे तड़फड़ा रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह अस्वस्थ सी हो गई। धूप भरी नज़रों से उसने बरामदे को चारों तरफ से देखा। आम के पेड़ की शाखा से पपीते का पेड़ ज़मीन पर गिरा पड़ा था। पहली बार फूल फल आए नारियल का पेड़ का आधा भाग तहस नहस हो गया था। वर्षा के पहले मामा के यहाँ से लाए हुए नीम के बिरवे का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। साले, तुझे खाने की पड़ी है, टहनियाँ कौन छाटेगा? काटते काटते गणपत को पसीना आ गया था। उसने ज़ोर से डांटा तो 2-3 लोग बाका लेकर टहनियाँ काटने लगे। होली साफ करते करते दिन डूबने को आया। होली का कूचा बांधा गया। तिलग्या महार ने ढोलकी बजा दी।
संपूर्ण पठार उसकी आवाज़ से गनगनाने लगा। सभी लोगों के अंगों में होली उठाकर ले जाने का जोश भर गया। इस वर्ष की होली बड़ी मोटी है, फिर भी लोगों ने बड़ी आसानी से उठा लिया। होली रे होली, शिगम्या की होली। सभी लोगों ने होली को उठाकर रास्ते भर नाचते गाते हुए देवालय के मैदान में लाकर रख दिया। देवालय के ठीक सामने पीपल का पेड़ और नीचे के रास्ते पर देवालय का सरोवर था। ऊपरी रास्ते पर विभिन्न देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियाँ और मंदिर के ठीक पीछे देवालय का खेत, जिसमें वर्षा के दिनों में गांव का मुखिया फसल उगाकर उसका आधा भाग स्वयं लेकर शेष मंदिर को देता है। होली का नाच गान, खट घोड़वा का नृत्य और अंतिम दिन का रोमट आदि सब कुछ देवालय के मैदान में ही होता है। बारकेलो गधबेरा के समय घर आया। रोज की भांति थोड़ा शराब पिए था। शेवतू ने दौड़कर आम के पेड़ की खबर सुनाई तो उसका कलेजा धक धक करने लगा। क्रोध के कारण उसके नथुने फूल गए। खाने के डिब्बे को वहीं फेंककर झटके से पिछवाड़े की ओर बरामदे में आया तो देखा कि वहाँ तूफान के बाद जैसी स्थिति मौजूद थी। सब कुछ सर्वनाश होने के कारण सगुने गालियाँ बके जा रही थी। बारकेलो ने संपूर्ण बरामदे पर एक दृष्टि डाली तो देखा कि पहली बार फूल फल आए नारियल का पेड़, पपीते का पेड़, छेरा आदि सब कुछ तहस नहस हो गया था। बिदराए हुए टिकोरों का ढेर देखकर उसके माथे की नसें तन गई और क्रोध के कारण उसके हृदय में तिरस्कार की लहरें उठने लगी। लेकिन सब कुछ सहते हुए वह चुप था। बारकेलो दुखी मन से धीरे धीरे पेड़ के मूल के पास जाकर खड़ा हो गया। मूल का ऊपरी हिस्सा लाशा से भर गया था। उसने क्या सोचा, कौन जानता है। उसका गला भर आया। गत वर्ष के पहले उसमें पहली बार टिकोरे आ गए थे तो उसने 2 बार 1000-1500 टिकोरे बेचे थे। इससे मिले हुए पैसों से घर का सामान, शेवतू के कानों की बाली और इसके अतिरिक्त बीड़ू को जांघिया भी खरीदा था। शेवतू बाली पहनकर नाचती हुई सारे गांव को दिखा आई थी। बीड़ू केवल नहाने के वक्त ही जांघिया निकाल कर रखता था। इस वर्ष भी उसे 1000 के ऊपर टिकोरे मिलने की उम्मीद थी। इसके पूर्व किसी ने उसे बताया था कि पेड़ की जड़ में नमक डालने से टिकोरे नहीं झड़ेंगे, इसलिए उसने एक डिब्बा नमक जड़ में डालकर मिट्टी से ढक दिया था। मर जाने दो, होली खेलने को न मिले। बौर आए हुए पेड़ को कहीं होली के लिए काटते हैं। अब मैं देखूंगा कि ये गांव वाले कैसे होली डालते हैं। बारकेलो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। शाम के समय ऐसा बुरा मत बोलो, जो कुछ हो गया होने दो। सगुने उसे मना रही थी। तुम चुप बैठो, बारकेलो ने सगुने को डांटा। शेवतू भय के कारण चुप बैठी। उसे मालूम था कि बाबा को गुस्सा आने पर जो कुछ हाथ में आता है उसी से नहाने के पहले ही बारकेलो कहीं गायब हो गया। 7:30-8 बजे तक ढोलक की आवाज़ सुनाई दी। झांझ ताल बजने लगे। सैकड़ों लोग होली देखने के लिए जमा हो गए। बढ़ई बसूला लेकर खेत की मेड़ पर आकर बैठ गया। पूनम की चांदनी रात होते हुए भी बड़े बूढ़े गैस लेकर जगह जगह मेड़ पर बैठ गए। पहले होली को दोनों हाथों के बीच लेकर खेलने का निश्चय किया गया। होली की जड़ की तरफ युवक और पुलिया की ओर बच्चे खड़े हो गए। होली को पकड़ने के लिए इतने लोग एकत्र हो गए कि उसको हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया था। बलिराम के खंबे को हाथ लगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक दिखाई दे रहा था। होली को उठाकर लोग झूमने लगे। ढोलक खूब तेज बजने लगी। इसी के साथ होली को लेकर झूमने की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसके कारण हाथ की चमड़ी और पत्थर लगने के कारण पाँव की चमड़ी खुरच गई।
खुरचने के कारण हाथ पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी बिना उसकी परवाह किए लोग मदहोश होकर होली को लेकर झूम रहे थे। देखने वाले भी जोर जोर की आवाज़ देकर उन लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे। अभी थोड़ा रुको, पचारी लगाकर होली खेलना है। लगभग 1 घंटे होली खेलने के बाद कई लोगों ने अपना मत व्यक्त किया। होली नीचे रख दी गई। हम सब बच्चे पुलई की तरफ और बड़े लोग जड़ की तरफ रहेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। बड़े लोगों में से कोई न उठा। डर गए क्या? यह सुनकर आराम से बैठे बड़े लोगों के भीतर जोश आ गया। पुनः ढोल बजने लगी, ताल मंजीरा झंझनाने लगा। पकड़ो की आवाज़ देकर बच्चों और बड़े लोगों के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई, लेकिन बच्चों ने बाजी मार ली और बड़ों को पीछे ढकेल दिया। अभी हमारी दाल नहीं गलेगी, यह समझकर किसी ने सुझाव दिया कि हम सब पुलई की तरफ रहेंगे। बच्चों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन फिर भी वे लोग हार गए। जीत गए भाई, जीत गए कहकर युवक नाचने लगे। सभी लोग हो हल्ला मचाकर आनंद से झूमने लगे। अभी बस करो, होली को साफ करना है, मुझे नींद आ रही है। चांद माथे पर आ गया। होली खेलने वालों को खड़े देखकर सदु बड़ई ने कहा। सभी लोग थकान महसूस कर रहे थे, फिर भी 1 घंटा और होली खेल सकते थे। होली नीचे रख दी गई। बड़ी को ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए किसी ने गैस लाकर उसके सामने रख दिया। सदु बड़ी ने होली को साफ करना शुरू कर दिया। सदु बड़ी, होली को बसूला मत लगाना। बारकेलों के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बड़ी मामा थर थर कांपने लगा। क्या हुआ किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। जो लोग खुशी से नाच रहे थे उनकी नज़र बारकोले के कुल्हाड़ी पर गई तो वो भी भयभीत हो गए। कौन है वे गांवकार जिन्होंने मेरे बाड़े से आम का पेड़ काटा? किस हक से काट कर लाए? चोर कही के। अरे गांवकार को चोर मत कहो, पहले ही बोलता हूँ। भीड़ में से किसी ने कहा। क्या करोगे? शरीर में ताकत है तो आगे आओ, एक एक को देख लूँगा। बारकेलो ने ऊंची आवाज़ में कहा। अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। बौर लगे आम के पेड़ को काटकर क्यों लाए? अब तुम्हारा शास्त्र कहाँ गया? ईश्वर की मर्जी है तो हम क्या करें? कानग्या गाँवकर भीड़ को चीरकर आगे आया। तुम चुप बैठो। अपने काजू के बगीचे में मौजूद कोकम के पेड़ को कभी अपनी मर्जी से नहीं दिया। मुझे सीधा साधा समझकर परेशान करना चाहते हो? जाने दो बारकेलो। बच्चों ने लड़कपन कर दिया। जो हो गया सो हो गया। सदु बड़ी मामा ने धैर्य धारण कर कर कहा। ये बच्चे हैं, क्या झाड़े पेशाब में लौट रहे हैं? इनके बाप ने भी कभी किसी का भला किया है कि ये करेंगे? है, हमारे बाप के ऊपर मत चढ़ो। सभी बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़े। आगे बढ़े तो एक एक को कुल्हाड़ी से काट कर रख दूंगा। कुल्हाड़ी को संभालते हुए क्रोध में आकर बारकेलो होली के ऊपर वार करने लगा। थोड़ी देर वार करने के बाद उसकी पुलई अलग हो गई, जिसे देखकर लोग चकित हो गए कि बारकेलो यह क्या कर रहा है। मारो मारो, मुंडी मरोड़ दो। उत्तम बिना और देर किए बाण की भांति भीड़ से बाहर निकलकर आया और जल्दी से झपट कर उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। दोनों आपस में झगड़ने लगे। उत्तम ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर बारकेलो को मारने के लिए उठाया। किसी ने दौड़कर उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। मार डालो, उत्तम ने आवाज़ दी। सभी लोग बारकेलो के ऊपर टूट पड़े। चारों ओर शोरगुल मच गया। बड़ी मामा भीड़ से बाहर निकला। कानग्या गांवकार को किसी ने नहीं सुना। छोटे छोटे भयभीत होकर भागने लगे। उस भीड़ में भीड़ों ने बाबा बाबा की चीख लगाई। बारकेलो के पेट और पीठ पर सभी लोग मार रहे थे, लेकिन उसने किसी का प्रतिकार नहीं किया। घाव के कारण पेट में खून जमा हो गया
और नाक मुंह से गिरने लगा। बारकेलो की हालत देखकर कान्या ने आवाज़ दी, छोड़ दो उसे, कहीं मर गया तो होली सदा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुना ही नहीं दी। अरे छोड़ दो उसे, पुनः गला फाड़ कर चिल्लाया। कुछ समय के बाद लोग पीछे हट गए। बारकेलो धूल धूसरी जमीन पर लेटा हुआ था। सभी लोग शांत हो गए। बारकेलो को हिलते डुलते न देखकर उन सब का हृदय धड़कने लगा। वहाँ किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोग डरे और सहमे हुए थे। कान्या गांवकर साहस जुटाकर बारकेलो के पास आया और उसका शरीर पलटा। अरे पापियों, लगता है कि मर गया, कोई तो उसके कच्चे को दबाओ। कान्या गांवकर भयभीत हो गया। एक ने बारकेलो के कच्चे को खूब जोर से दबाया और दूसरे ने एक घड़ा पानी सिर पर डाला। फिर भी वह हिला डुला नहीं। सब लोग भयभीत होकर कांपने लगे। अभी हम सभी पर आफत आ गई, यह सोचकर कुछ लोग बिना कुछ कहे सुने वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगे। कुछ समय पूर्व पूनम की चांदनी रात ढोलक, मंजीरे और सांझ के ताल पर मग्न होकर नाच रही थी। लेकिन अब यह खेत दुख के सागर में डूबा हुआ था। बारकेलो को खोजती हुई उसकी पत्नी और बेटी शेवतू भीड़ को चीरती हुई चित्कार मारकर उसके ऊपर गिर पड़ी। पूनम की चांदनी से सनी हुई उनकी चित्कार ने खेत के उस पार गांव वालों को जगा दिया। एक दूसरे का बलि लेने वाले बलिराम और बारकेलो चीर निंद्रा में सो गए। दोनों के शरीर पर चांदनी रात का कफन पड़ा हुआ था। हाँ, अब इसके बाद उत्तम होली के पेड़ की पूजा नहीं करेगा, तिलगो महार ढोल नहीं बजाएगा, यह गांव होली नहीं खेलेगा। एक सूतक हवा का झोंका गांव भर में छा गया, लेकिन एक खुशहाली की लहर संपूर्ण जंगल में फैल गई। धन्यवाद।